वाह दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी नहीं है, बिना मिट्टी के खेती यहाँ पे हो रही है, ना हाइड्रोपोनिक की तरह यहाँ पे कोकोपिट भी नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो ये केसर की बीज है। अच्छा। उसको बल्ब भी बोलते हैं, कॉम भी बोलते हैं इनफैक्ट। तो वहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे मैनेज किया आपने, तब जाके ये सफल हुआ कि केसर निकल पाया उसमें से। राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपने पूरा का पूरा यहाँ पे इस्तेमाल किया है, सारा ऑटोमेशन किया है सिस्टम को। तो ये हमने 500 रुपए से लेके 700 रुपए तक पर ग्राम के हिसाब से बेचा। केसर की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों, और वो भी एक छोटे से कंटेनर में। केसर की खेती कश्मीर में होती है, हिमाचल में होती है, पहाड़ियों में होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटे से कंटेनर में। पुणे में है दोस्तों आज हम, और इतने छोटे से कंटेनर में एक केसर की खेती कैसे हो रही होगी, तो यही आज हम जानने वाले हैं। केसर के साथ साथ यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर दोस्तों वेजिटेबल की भी खेती होती है, यानी कि लीफी वेजिटेबल है उसकी भी खेती होती है। और अगर आप पुणे, बेंगलोर, बॉम्बे, अर्बन सिटी में रह रहे हैं तो क्या आप ये खेती कर सकते हैं क्या, और केसर की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं क्या, तो ये सारा सच हम अंदर जाके देखने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ा आने वाला है, ये वीडियो को आप मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा अंत तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं, वक्त ज़ाया न करते हुए। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये देखिए 8 बाई 40 का ये कंटेनर है। अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे काफी ठंडा लग रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुछ अलग अलग लाइट्स आपको दिख रही होंगी, राइट में देखिए मेरे अलग अलग लाइट्स दिख रही है। ये तो लीफी वेजिटेबल है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इस कंटेनर में अंदर आने के बाद सबसे मेन चीज है जो हम फोकस में रखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो है केसर। केसर की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों, और वो भी एक छोटे से कंटेनर में। और अभी यहाँ पे केसर का हार्वेस्टिंग हो चुका है, और इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे R&D भी हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे इस फार्म के ओनर, 365 डेज फार्म के ओनर जो है शैलेश मोडक जी हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर हमें ये बताइए, आपके बारे में पहले परिचय दीजिए, जो हमारी ऑडियंस वीडियो अभी देख रही है उनको। मेरा नाम शैलेश मोडक है। मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले मैं मधुमक्खी पालन का बिजनेस किया सॉफ्टवेयर के बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी खुद का बिजनेस किया। अच्छा। तो अगर ये कंटेनर के बारे में बोल सके तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त कंटेनर के बारे में मुझे आइडिया आया कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे जो पार्टनर है डॉक्टर राहुल डाके, उनसे भी बात की, तो उन्होंने हमने डिसाइड किया कि हाँ ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ों को 4-5 चीजें लगती है ग्रो होने के लिए। अगर वो दे दिया तो कंट्रोल एनवायरनमेंट कंटेनर में हो सकता है। तो ये आइडिया आया और हमने ये कंटेनर में फार्मिंग करना शुरू कर दिया। तो अब हमें ये बताइए कि केसर की खेती इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, पूरी दुनिया में? केसर वो जो सबसे ज्यादा अगर देखा तो केसर ये कश्मीर में श्रीनगर के पास एक पंपोर करके जगह है, 10-15 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा केसर का प्रोडक्शन होता है। राइट, मीन्स 99% केसर वहां से ही आता है, कुछ पुलवामा में भी आता है, बट सबसे ज्यादा वहां पे ही आता है। और केसर की कौन कौन सी वैरायटीज आती हैं? केसर का वैसे देखा जाए तो केसर के बल्ब के हिसाब से उसका वैरायटी भी डिफाइंड होता है। तो अपने यहाँ का जो केसर है वो है कश्मीरी केसर। अच्छा। राइट, तो और वो है, फिर बाकी के जो केसर आपको मार्केट में मिलते हैं, ईरानियन केसर हुआ, नेदरलैंड का यूरोपियन केसर। अच्छा, ऐसे ही सीधा नाम है उसको, ऐसे प्लांट की कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है? नहीं, प्लांट का ऐसा सीधा कश्मीरी केसर, ईरानी केसर। हाँ, मैं दुबई में गया था, मैंने वहां पे देखा था ईरानी केसर के नाम था। राइट। तो आपको मतलब ये कंटेनर का ही क्यों चुनाव किया आपने कि कंटेनर में हमें केसर की खेती करनी है? जब फार्मिंग का जब हम कर रहे थे एक्चुअली, तब हमको पता चला कि फार्मिंग के प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे लगा कि ये जो एनवायरनमेंट चेंज, ये हमेशा चेंज हो रहा है। राइट। कभी धूप, कभी छाव, कभी अनएक्सपेक्टेड थिंग होते आए हैं। तो आई थॉट कि ऐसे कुछ एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे के पैरामीटर डेफिनेटली मेंटेन कर सके। राइट, और जनरली मुझे मूवेबल भी चाहिए था एक्चुअली, खेती कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। बाकी का जो है पानी का प्रॉब्लम हुआ, राइट, सबसे ज्यादा जो लाइट का इशू है, वो सब कुछ यहाँ पे इजीली कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से हमने वो तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते ही हैं। राइट। तो आइए मुझे आप बताइए कि केसर की फार्मिंग एक्चुअली कैसे होती है,
किस तरीके से होती है? ओके आपने अभी यहाँ पे अगर देख सकते हो तो ये केसर की बीज है। अच्छा। उसको बल्ब भी बोलते हैं, कॉम भी बोलते हैं इनफैक्ट, राइट। तो ये केसर की बीज रहते हैं, ऐसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। अच्छा। एक्चुअली इसके कंद भी बोल सकते हैं। तो ये केसर के बीज ऐसे रहते हैं। ये अगस्त महीने में हमने यहाँ पे आके इसको लाया था। कहाँ से लाया था वो पंपोर से ही लाया था। पंपोर से लाया था। कितना केजी आपने लाया था? ये कम से कम हमने 600 केजी के आसपास लाया था, बट ये सेटअप जो है 500 केजी का बना तो हुआ 1 केजी कितने का आपने लाया था? ये 600 रुपए केजी से हमने लाया था। मतलब 3 लाख रुपए का बीज आपने यहाँ पे लाया था। 3 लाख। और ये बीज अगर मैं खुले खेत में लगाना चाहता हूँ तो कितनी जगह लगेगी मुझे? ये आधा एकड़ का जो प्रोडक्शन है खुले खेत में, वो यहाँ पे 8x20 स्क्वायर फीट में से 160 स्क्वायर फीट में। मतलब ये वर्टिकल करने की वजह से आपका इतना फायदा हुआ कि इतने छोटे से जगह में आप इतना अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हो, इतना ज्यादा ले रहे हो। राइट वर्टिकल फार्मिंग की वजह से। सही बात है। मतलब अगस्त में आपने ये बीज लाया पंपोर से, और उसके बाद क्या किया वो प्रोसेस बताइए। तो अगस्त में हमने लाने के बाद आपको यहाँ पे ट्रे दिख दिया है एक्चुअली, राइट। ये डिफरेंट ट्रेज हमने यूज किए। तो इस ट्रेज में हमने डायरेक्टली रखा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऐसे ही रखा है। यहाँ पे ना हमने मिट्टी का प्रयोग किया और ना ही यहाँ पे हमने पानी भी यूज किया। वाह दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी नहीं है, बिना मिट्टी की खेती यहाँ पे हो रही है। ना हाइड्रोपोनिक की तरह यहाँ पे कोकोपिट भी नहीं है, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे रखा है। और इसमें जो हार्वेस्ट किया है केसर, राइट, केसर हार्वेस्ट करने के बाद ये रखा है। और ये कितने साल अभी देगा हार्वेस्टिंग? ये इसका जो बीज है ये 7 से 8 साल तक ये 7 साल बाद में हार्वेस्टिंग देता रहेगा कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे मिट्टी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं है, पानी नहीं है, पानी का भी जरूरत, पानी का सिस्टम ही नहीं है। नहीं, यहाँ तो ये ग्रो कैसे करेगा? राइट, क्योंकि केसर का जो बीज है ये 2 तरीके से ग्रो होता है। पहला जो होता है उसका फ्लावरिंग स्टेज रहता है, राइट। और जब फ्लावरिंग स्टेज में इसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी रहता है, वो एनर्जी को बाहर निकालने के लिए हम प्रॉपर एनवायरनमेंट का सहारा लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अच्छा, राइट। और प्रॉपर एनवायरनमेंट पैरामीटर हम मैनेज करते हैं, जिसके कारण ये प्रॉपर यहाँ पे फ्लावरिंग दे देता मतलब अगस्त में आपने लगाया तो हार्वेस्टिंग कब होगा? फ्लावर में से केसर कब निकलेगा? ये अगस्त में लगाने के बाद सितंबर और अक्टूबर में, एक्चुअली सितंबर में थोड़ा सा और ज्यादा ग्रो हो जाएगा। आपने यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट कॉम है, छोटे हैं, बड़े हैं, वो साइज वाइज रहते हैं। तो किसी किसको 1 कॉम, किसी किसको 2 कॉम, ऐसे बहुत सारे बडिंग इसको शुरू हो जाते हैं। तो अक्टूबर में एक्चुअली ये फ्लावरिंग देना शुरू होगा। तो 1 कॉम में से कितने फ्लावर लगते हैं? हाँ, 1 कॉम में से 1 फ्लावर तो आता ही है इनफैक्ट, बट हमको ऐसा भी एक्सपीरियंस आया कि 1 कॉम से मोर देन 1 और 2 और 3 फ्लावर्स भी निकले, और उसमें से केसर निकला हुआ है। राइट, उससे भी केसर हमने निकाला हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ पे तो पूरा पैक है, तो यहाँ पे डिसीज स्प्रे पेस्टिसाइड कोई जरूरत नहीं है? नहीं, यहाँ पे उसको कोई डिसीज नहीं आया? नहीं, कोई प्लांट ऐसा नहीं मिला कि वो मर गया, खराब हो गया? राइट, नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये पूरा पैक है, और पैक होने के बावजूद यहाँ पे धूप नहीं आ रही, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? ओके, धूप के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो सनलाइट है, राइट। बट धूप के लिए अब आपने देखा यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने एलईडी ग्रो लाइट यूज की है। अच्छा, ये ग्रो लाइट आपकी नीली भी है, ब्लू भी है, ऐसा क्यों? मतलब ब्लू है, रेड है, ऐसा क्यों? राइट, क्योंकि ना अगर हमने साइंस स्टडी किया प्रॉपर, तो जो पेड़ रहता है उसको ग्रो करने के लिए जो फोटोसिंथेसिस जो उसका स्टेज रहता है, उसमें रेड और ब्लू मीन्स नीली और लाल का जो सूर्य प्रकाश रहता है वही उसको यूज होता है। मैंने देखा है कि खुले में बस सफेद लाइट की वो दिखती नहीं है, फिल्टर करेंगे तो दिखेगी। नहीं, फिल्टर करेगा तो उसमें 7 कलर रहते हैं, और 7 कलर में रेड और ब्लू कलर ही पेड़ ज्यादा यूज करता है ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पे कितना लाइट हमें देना पड़ता है, जैसे कुछ दिखा यहाँ पे? राइट, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइट है, यहाँ पे हमने ये लक्स मीटर यूज किया है लाइट का पूरा जानने के लिए। तो यहाँ पे अगर लक्स देखा जाए तो यहाँ पे लक्स मीटर का अगर आप रीडिंग देखा जाए तो यहाँ पे ये आपको रीडिंग दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग दिखाई देता है। कितना रहना चाहिए? लगभग 285 के आसपास रहना चाहिए। 200 300 250 से 300 के लक्स यहाँ पे रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए इनफैक्ट। और यहाँ पे इधर आपने कोकोपिट लगाया है, मिट्टी लगाई है, हाँ, ये हमारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमने मिट्टी कश्मीर से लाई हुई है, उसका मिट्टी का परीक्षण किया है। ये पंपोर से लाई है? ये पंपोर का मिट्टी है, राइट। हम दोनों कंपेयर करना चाहते हैं कि पंपोर की इसमें कैसा आ रहा है, और सिमिलर काइंड ऑफ मिट्टी हमने हमारा मीडिया तैयार किया है, जिसमें कि जो तो ये अभी केसर का ही प्लांट है? ये केसर का प्लांट है। ये फ्लावरिंग के बाद वाला स्टेज है एक्चुअली। फ्लावरिंग इसका हो चुका है। तो इसमें हरा, इधर हरा क्यों नहीं है? राइट, ये हमने दूसरा है, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि विदाउट मल्टीप्लीकेशन इसको मिट्टी में ना रखने के बाद भी अगले साल कितना फ्लावरिंग देगा। मतलब जब आपने पंपोर से बीज लाया था तो ये मिट्टी से निकाल के लाया था, और ये बिना मिट्टी के यहाँ पे उसमें से फ्लावर ले लिया आपने, और ये कुछ मिट्टी में रखे क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसके बीज बढ़ा रहा है। राइट, इसका बीज बढ़ा है। ये जो है ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बीज
का रिप्रोडक्शन होना शुरू किया है। मीन्स ये जो एक बीज है ये दूसरा बीज प्रोड्यूस करेगा, ऐसा एक जो है ये 4 बीज प्रोड्यूस करेगा। तो हर बार हमको बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये बीज आप खुद ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हो गए तो कश्मीर से बीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बीज यहाँ पे बनाएंगे। राइट। तो इसको ये बताइए कि मुझे ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत लगती है? राइट, पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत रहती है। ऑक्सीजन तो अपने यहाँ का एनवायरनमेंट का, बट कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत रहती है। तो अपना जो अगर कोई ओपन फील्ड में भी कर सके तो कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट है नेचर में, बट हमको जल्दी प्रोडक्शन लेना होगा तो हम यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोलर यूज किया है। ये यहाँ पे हाँ, जो कि सेंस करता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा और उसके हिसाब से वहाँ पे सिलेंडर रखे हैं पीछे और वो मैनेज कर सकते हैं। और ये क्या लगा है यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सैफरॉन ग्रोइंग में। कि जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, राइट, जो कि पानी का कितना परसेंटेज हवा में रहना चाहिए उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, वो कंट्रोल ये करता है ये डिवाइस। और ये सारा डेटा ऑनलाइन हमको भेजते रहता है, मोबाइल पे पूरा रिकॉर्ड। ये कंटेनर बनाते समय यहाँ पे क्या क्या सिस्टम और लगा है पूरा हमें डिटेल बताइए। ये कंटेनर लगाते समय सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपना टेम्परेचर। तो वो मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने ये चिलर सिस्टम यूज किया है। ये जो आप देखोगे चिलर, इसके क्या प्राइस है? राइट, ये हमको 1,42,000 का चिलर पड़ा। प्लस एक्स्ट्रा एसी भी लगाया है क्या? राइट, एसी हमने लगाया क्योंकि हर बार चिलर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दिन में अगर 25 डिग्री और कम से कम 18 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इसके थ्रू। और वो कैमरा क्यों लगाया? कैमरा इसलिए लगाया क्योंकि इधर मोशन कैमरा है, कुछ भी यहाँ पे हलचल हुई तो वो कैमरा कैप्चर करेगा। जैसे कि फ्लावरिंग जैसे स्टार्ट हुआ वो इस कैमरे ने कैप्चर किया और मुझे मैसेज भेजता है, डेटा पूरा आपके पास भेजता है विद इमेज। तो उसके कारण मुझे पता चलता है कि हाँ कौन से स्टेज में फ्लावरिंग हुआ है नहीं हुआ है। वो सबसे खास ध्यान क्या देना पड़ता है केसर की खेती में? सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना पड़ता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये मेंटेन चाहिए प्रॉपर। ये अगर प्रॉपर मेंटेन रहा राइट तो फ्लावरिंग स्टेज काफी इजी हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए कि मंथ वाइज अलग रहना चाहिए कि एक हिसाब से? हाँ, अगर इसका टेम्परेचर मंथ वाइज दिन में चेंज होता है एक्चुअली, राइट। तो हर एक महीने में इसका टेम्परेचर हर दिन चेंज होता है। सुबह 30 भी रह सकता है, रात को 18 भी होता है। तो मतलब उस हिसाब आपने तो किस हिसाब से सेट किया कि इतना टेम्परेचर इसको रखना है 12 महीने? तो हमने क्या किया, हमने पूरा 2005 से 2015 तक का जहाँ पे पंपर है वहाँ का डेटा एनालिसिस किया। मतलब टेम्परेचर दिन में क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रात में क्या है। 10 साल का 2005। अच्छा, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे मैनेज किया आपने, तब जाके ये सफल हुआ कि केसर निकल पाया उसमें से। राइट। तो यहाँ पे 500 किलो में से आपको टोटल निकला कितना? 870 मीन्स 870 ग्राम हमको मिला, राइट। बट बहुत सारा यूज हमने R&D के लिए भी यूज किया, बट अच्छी तरह अगर हम इसको ग्रो करते तो 900 और 1 kg के आसपास का केसर हम डेफिनेटली 1 किलो केसर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा बाहर आके। तो सर हमें ये बताइए कि 1 किलो जब केसर निकलता है तो वो मार्केट में मान लीजिए यहाँ पे आपका 800 ग्राम तक निकल जाएगा, निकला अभी। तो 800 ग्राम का क्या भाव जाता है ये? हमने ये केसर जो है तो वो डायरेक्ट B2C में किया, डायरेक्ट कस्टमर को बेचा। तो ये हमने 500 रुपए से लेके 700 रुपए तक पर ग्राम के हिसाब से बेचा। मतलब 500 रुपए पकड़ ले तो 4 लाख रुपए का आपने किया, राइट, यहाँ पे बिजनेस। और मान लीजिए इसका अगर प्रोडक्शन कॉस्ट और पूरा खर्चा पकड़ ले कंटेनर विद सारा का कितना हो जाएगा? राइट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंटेनर हमने लिया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंटेनर था। अगर आप रूम में करोगे तो कंटेनर के कॉस्ट भी माइनस हो जाता है। मतलब फार्मर को अगर करना चाहता है तो वो अपने रूम से कर सकता है। अगर कोई सिटी बेंगलोर हुआ या दिल्ली हुआ या पुणे बॉम्बे है तो वो ऐसे कंटेनर में कर सकता है, राइट। वो फार्मर किसी भी एक जगह रहा जो कि क्लोज रहा और टेम्परेचर मेंटेन वहाँ पे कर ह्यूमिडिटी मेंटेन। इसको कितना खर्चा हुआ आपने बताया? ये 8 से 9 लाख रुपए यहाँ पे खर्चा हुआ है विद कंटेनर सगा। नहीं, कंटेनर का अलग, बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो बीज का। क्योंकि मैंने आपको बोला कि 600 रुपए 3 लाख रुपए का बीज का खर्चा है। फिर यहाँ पे जो चिलर सिस्टम है, ह्यूमिडिफायर है, डीह्यूमिडिफायर हमने यूज किया, RO सिस्टम यूज किया, राइट। तो उसका सेंसर यूज किया, तो उसके लिए वो बाकी का खर्चा हो जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कुछ सब्सिडी वगैरह अभी चालू है, कुछ हो सकता है ऐसा कुछ आपको जानकारी? अभी तो नहीं, बट अभी जनरली इस बजट में गवर्नमेंट ने शायद इंक्लूड किया है। हमें भी कुछ हो सकता है आगे चल के, डेफिनेटली इसमें हो सकता है। तो दोस्तों केसर तो हुआ, ये ठीक है। एक चीज भूल गया मैं, केसर को पहचानते कैसे वो मुझे बताइए। केसर को पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये कलर, तो केसर ये जो है
ये है हमारा ये हमारे आपका यहाँ का केसर है। ओके राइट, तो ये केसर है, थोड़ा सा हमारा ये डार्क यहाँ का रहता है कश्मीर केसर, और ये अगर हम पानी में डाले तो तुरंत ये कलर नहीं छोड़ता, फटेगा नहीं। राइट, फटेगा फैलेगा नहीं, नहीं। फैलेगा नहीं। अच्छा, इससे पहचानते कि ओरिजिनल राइट, केसर हाँ, है। वो धीरे 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 कलर छोड़ेगा, और ये अगर आप टंग पे रखोगे, राइट, तो ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा इनफैक्ट, राइट, और इसका सुगंध भी थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग आएगा। नॉर्मल की तरह नहीं आ बट रहा। ये आपने अगर ज्यादा देर खुला रखा तो इसका गंध भी चला जाता है, हाँ, स्मेल स्मेल चला करा जाता जाएगा, है। ये बात तो Right. सही कहा। तो दोस्तों यहाँ पे केसर तो ठीक है, केसर आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं क्या कमाल का सिस्टम किया है। लीफी वेजिटेबल्स यहाँ पे लिए गए, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। हमने ये जो 2018 में शुरू किया था, तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो हमने सोचा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आप दे सकते हैं, ये लेट्यूस है, लेट्यूस का एक वैरायटी है, वो यहाँ पे हमने ग्रो किया। लोलो रोजो है, मतलब ये भी यहाँ पे लाइट्स के ऊपर ग्रो किया आपने पूरा का पूरा। राइट। तो ये मुझे आप निकाल के दिखा सकते हैं क्या, मतलब ये मार्केट में यहाँ पे बेचते भी हैं आप? हाँ, हम मार्केट में यहाँ पे अच्छा, ये रॉड निकलता है और इस रॉड के ऊपर पूरा का पूरा ग्रो होता है, पूरा रॉड पर यहाँ पे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फोटो में यहाँ पे इन्होंने जो है मार्केट में बेचते हुए भी फोटो निकाला है। राइट, और इसमें से सीधा निकाल के ये डंडी ले जा सकते हैं। अब निकाल के डंडी ले जा सकते हैं। क्या कमाल का आइडिया आपने सेट किया, मतलब अर्बन फार्मिंग के लिए तो ये कमाल का है। यहाँ पे है मेरे पास, अभी हमने निकाला था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी जड़ें भी देख सकते हैं, और ये किस तरीके से ग्रो किया, यानी कि लीफी वेजिटेबल हम यहाँ पे ले सकते हैं लाइट्स में। ले सकते हैं। कितने दिन की ये फसल है अभी? ये है 45 डेज की, 45 दिन की। 45 से 47, 45 से 50 दिन मान लीजिए, 50 दिन के आसपास। और अगर नहीं बिका तो यहाँ पे रख भी सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। और इसको लाइट अगर बंद कर दिया तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि लाइट ऑन किया तो और प्रोडक्शन शुरू कर देगा। ग्रोथ एक्स्ट्रा होती रहेगी। पेड़ों को लगना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, हाँ, इसलिए लाइट। तो यहाँ पे भी रेड और ब्लू लाइट चलेगा, राइट, यहाँ पे भी रेड और ब्लू 400 उसके ऊपर ग्रो करेगा। और इसको न्यूट्रिशन ऊपर से दिया गया है। या मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ न्यूट्रिशन का, जरूर। श्योर। यहाँ से अगर पाइप लगा हुआ है, ऊपर पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे मोटर है, ये कंट्रोलर है। हाँ, कंट्रोलर है। अच्छा, ये मोबाइल से भी ऑपरेट होता है, बट मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। मैंने ये शुरू किया तो आप यहाँ देखो, ऊपर से पानी दोस्तों गिर रहा है, पानी गिर रहा है। बस बंद कर दीजिए। राइट, तो ये न्यूट्रिएंट का पानी। इसको दिन में कितने बार पानी देना पड़ता है? दिन में डिपेंड अपॉन ग्रोथ, पर 5 से 7 बार, ओनली 30 सेकंड का पानी देना पड़ता है। इसमें न्यूट्रिशन भी है, या न्यूट्रिशन के लिए टंकी यूज किया है। अच्छा, ये टंकी है, टंकी है न्यूट्रिशन का। पता भी नहीं चलता आपने कहाँ कैसे कैसे इतने छोटे छोटे जगह में सब कुछ सेट किया है। ये टंकी है, और ये जो पानी जो नीचे जाता है ना, फिर से टंकी में आता है, और वही पानी रीयूज होता है। अच्छा, वही पानी रीयूज होता है, और पानी कम लगता है इसकी वजह से कम लगता है। दिन में 4000 प्लांट के लिए ओनली 40 लीटर मुझे पानी लगता है, बस। तो 95% कम पानी लगता है। बहुत बढ़िया, पानी की भी बचत हो गई दोस्तों। जगह भी बहुत कम है। वर्टिकल फार्मिंग में तो और फायदा होता है, जैसे आप जानते हैं जगह की कमी, मतलब हवा में फार्मिंग होती है। कोई भी सिंपल फार्मर है तो ये सिस्टम समझ के वो केसर उगा सकता है। राइट, वो इसमें रिस्क क्या क्या है इस केसर के बिजनेस में? केसर के बीज में रिस्क ये है कि जो टेम्परेचर अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो फ्लावरिंग इस फार्मिंग में पंपोर में तो कोई दिक्कत नहीं है। पंपोर में अभी दिक्कत शुरू हुआ, क्योंकि एनवायरमेंट चेंजेस हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुए। तो जो पहले 4-5 साल पहले जो फसल आती थी वो अभी नहीं आ रही है। तो शैलेश मोडक जी से आप सीखना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग भी देते हैं, आप उनसे सीख भी सकते हैं। सारी जानकारी जेन्युइन आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए कि कंट्रोल फार्मिंग में भी केसर की खेती हो सकती है, लीफी वेजिटेबल की हो सकती है, लाइट की सनलाइट्स नहीं है, वो भी लाइट दे के होती है। तो ये कमाल का, मतलब बोल सकते हैं, सारा सिस्टम इन्होंने 4 से 5 साल पूरा लगा के इसके पीछे और रिसर्च करके पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पे सिस्टम लगा के कम से कम जगह में कैसे किया है। तो ये एक मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा अनुभव था। आज हम यहाँ पे 2 से 3 घंटे में हैं। एक बार शूट किया, माइक खराब था, दूसरी बार अभी किया। सर की भी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने खाना भी नहीं खाया अब तक। तो यार प्लीज़ शेयर करना और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहे मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद, थैंक यू।